नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ये अजीब नहीं कि दो खतरनाक जहरीली चीजें जब मिलती हैं तो वो चीज बनती है जिसे हम अपने खाने में डालते हैं, नमक। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है शुद्ध रसायन विज्ञान। तो चलिए आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की इसी कमाल की दुनिया में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या हैं। फिर हम सीखेंगे कि केमिस्ट्स इन्हें लिखते कैसे हैं, मतलब उनकी भाषा कैसी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, इनके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये सब हमारी रोज़ की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर हैं क्या, समझते हैं इस बदलाव की कला को। अच्छा, जरा इस बारे में सोचिए। एक तरफ है सोडियम, एक ऐसी धातु जो पानी में जाते ही धमाका कर सकती है, और दूसरी तरफ है क्लोरीन, एक जहरीली गैस। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है साधारण टेबल सॉल्ट, यानी हमारा खाने वाला नमक। कमाल है ना? पर यह होता कैसे है? बस यही तो है एक रासायनिक अभिक्रिया का असली मतलब। ये सिर्फ चीजों को मिलाने जैसा नहीं है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटम्स यानी परमाणुओं के पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और एकदम नए बॉन्ड्स बनते हैं, और नतीजा एक बिल्कुल नई चीज जिसके गुण भी एकदम नए होते हैं। एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए। हाइड्रोजन, एक गैस जो खुद जलती है, और ऑक्सीजन, एक गैस जो जलने में मदद करती है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है? पानी, जो आग बुझाता है। मतलब गुण एकदम उल्टे हो गए। इससे बड़ा बदलाव और क्या ही होगा। और हाँ, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। कोई भी आटम ना तो कहीं से नया आता है और ना ही गायब हो जाता है। आप इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास जो ब्लॉक्स पहले थे वही बाद में भी हैं। हमने बस उन्हें अलग तरीके से जोड़कर कुछ नया बना दिया है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, रसायन विज्ञान की भाषा। देखते हैं कि केमिस्ट्स इन बदलावों को कागज पर लिखते कैसे हैं। अब देखिए, पूरी कहानी लिखने की जगह केमिस्ट एक खास तरह की शॉर्टहैंड, मतलब एक शॉर्टकट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है जो हमें बताती है कि कौन कौन सी चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिली और उनसे क्या नई चीज बनी, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन असल दुनिया में, मतलब लैब में या हमारे आसपास, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं? इसके कुछ खास संकेत होते हैं। जाहिर है, हम एटम्स को तो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पर हम कुछ बदलावों को जरूर देख सकते हैं, जैसे कि गैस के बुलबुले निकलना या फिर रंग का अचानक बदल जाना। कभी-कभी तापमान भी बदल जाता है, चीजें गर्म या ठंडी हो जाती हैं, या फिर कोई सॉलिड चीज बन जाती है। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि हाँ, अंदर कुछ केमिकल लेवल पर चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हिसाब किताब बराबर रखना। देखिए, जब हम ये केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें एक बहुत ही जरूरी, एक यूनिवर्सल नियम का पालन करना होता है, और वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। जितना वजन लेकर आपने शुरुआत की थी, उतना ही वजन आखिर में भी रहेगा। मतलब कोई भी चीज जादू से न तो बनती है और न ही गायब होती है। अगर आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट्स लिए तो प्रोडक्ट भी ठीक 10 ग्राम ही बनेगा। तो अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो वो एक गलत रेसिपी की तरह है। वो असलियत को ठीक से नहीं दिखा रही। इसीलिए हमें उसे बैलेंस करना, यानी संतुलित करना पड़ता है। और इक्वेशन को बैलेंस करना, पता है, एक पहेली सुलझाने जैसा है। जैसा यहां दिख रहा है, हम फॉर्मूले के आगे कुछ नंबर्स लगाते हैं जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और हमें नंबर्स को तब तक बदलते रहते हैं जब तक कि तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर ना हो जाए। बस पहेली सुलझ गई। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बदलाव की किस्में। अब जब हम भाषा और नियम समझ गए हैं तो अब रिएक्शन के मुख्य प्रकारों की बात करते हैं। सबसे पहले दो बहुत ही बेसिक टाइप हैं, और ये एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई चीज बनाती हैं, और दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक चीज टूटकर दो या ज्यादा छोटी चीजों में बट जाती हैं। एक बनाने वाला, दूसरा तोड़ने वाला। अब जाहिर है, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही। ये एनर्जी गर्मी से मिल सकती है, बिजली से मिल सकती है, या फिर रोशनी से भी मिल सकती है। इसके अलावा और भी टाइप हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है?
एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कम ताकतवर एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो एक तरह का पार्टनर स्वैप है, जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयन्स की अदला बदली कर लेते हैं। और आखिर में है रिडॉक्स रिएक्शन, जिनका सारा खेल ऑक्सीजन लेने और देने पर टिका होता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हमारी जिंदगी में केमिस्ट्री। चलिए अब इस सारी थ्योरी को असल दुनिया से जोड़ते हैं और दो बहुत ही कॉमन उदाहरण देखते हैं जो हम सब ने देखे हैं। पहला है संक्षारण, या जिसे हम सब अपनी भाषा में कहते हैं जंग लगना। ये एक बहुत धीमी केमिकल रिएक्शन है जो लगातार चलती रहती है। हवा और नमी मिलकर धातुओं को धीरे धीरे खा जाती हैं, चाहे वो कोई बड़ा सा पुल हो या हमारे बगीचे का गेट। लोहे पर लगने वाली वो लाल भूरी जंग तो सबने देखी है, लेकिन चांदी के गहनों या बर्तनों पर जो काली परत जम जाती है या तांबे के बर्तनों पर जो हरी परत चढ़ जाती है, वो भी असल में जंग लगने का ही एक रूप है। ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण, कभी सोचा है कि बहुत दिन से रखे हुए चिप्स या बिस्किट का स्वाद अजीब और बासी क्यों हो जाता है? उसे कहते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। ये तब होता है जब खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। ये भी एक तरह का धीमा ऑक्सीडेशन ही है। और हम इससे बचने के लिए क्या क्या नहीं करते। खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। चिप्स के पैकेट में हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। हम खाने को फ्रिज में रखते हैं ताकि रिएक्शन धीमा हो जाए, या फिर एयर टाइट डिब्बों में बंद करके रखते हैं। ये सब तरीके बस उसी केमिकल रिएक्शन को रोकने या धीमा करने के लिए हैं। तो देखा, एक कील पर जंग लगने से लेकर हमारे पेट में खाना पचने तक ये केमिकल रिएक्शंस ही हैं जो हमारी दुनिया के पीछे छिपे हुए इंजन की तरह काम कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक इसी पल ऐसी कौन सी अनदेखी अभिक्रिया है जो हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है।